हेलो दोस्तों, ये बिहार पुलिस का पार्ट 2 है और पार्ट 1 को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, इसमें हम लोग साइंस के और आर्ट्स के यानी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें हम लोग 2 पार्ट पढ़ेंगे। कुछ साइंस के क्वेश्चन होंगे और कुछ आर्ट्स के होंगे। ठीक है, टेस्टिंग वीडियो है और जो भी अगर दोस्त नए चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। अब आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा वीडियो जो भी रहता है 20 मिनट के अंदर में ही रहता है, तो आप 20 मिनट आराम से दे सकते हैं और बहुत अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? तो किस कारण से किसी भी नदी घाटी चौड़ी होती है? तो इसका कारण है पार्श्विक अपरदन यानी भूक्षरण। भूक्षरण यानी पार्श्विक अपरदन के द्वारा किसी भी नदी घाटी चौड़ी होती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि बाढ़ आ गया। ठीक है, जैसे कि एक नदी है और इससे पानी बह रहा है। ठीक है, जब बाढ़ आता है तो करता क्या है कि ये जो लेयर जितने रहते हैं इसको साइड वाले इस सभी को काटने का प्रयास करते हैं। काटते काटते नदी का चौड़ाई बढ़ जाता है, तो इसको भूक्षरण बोलते हैं। ठीक है, यानी मिट्टी के कटाव को क्या बोलते हैं? भूक्षरण बोलते हैं। तो यानी पार्श्विक अपरदन हो जाएगा। ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित कहाँ है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है, ये कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम में है। ये भारत की यानी भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत भी है कंचनजंगा, सिक्किम में। ठीक है, और विश्व की सबसे ऊंची तो ये आप जानते ही हैं केटू गॉड ऑस्टिन। ठीक है, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी जो यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? यानी नंदा देवी जो राष्ट्रीय जीव मंडल है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड के चमोली जिला में। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो किसी भी मरु क्षेत्र में मृदा को किस कारण से रोका जा सकता है? तो पेड़ लगाकर या वन रोपण करके। अगर मान ली जाए कि मिट्टी का बहाव हो गया है, मृदा अपरदन उसी को बोलते हैं जो मिट्टी को बहा के ले जाता है। तो मिट्टी को बहा के ले जा रहा है तो इसके साइड से जितने भी हैं सभी में पेड़ पौधा लगा दीजिए। मिट्टी के कटाव जड़ के कारण यानी बांध लेता है, जिसके कारण से मिट्टी का बहाव रुक जाता है। तो किसी भी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे बेस्ट उपाय क्या है? तो यह पेड़ लगाकर या वन रोपण द्वारा। ठीक है, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी, तो कहाँ थी? तो डिगबोई कहाँ पड़ता है? तो ये असम में पड़ता है। ठीक है, असम में और क्या प्रसिद्ध है? तो एक कामाख्या मंदिर है, ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, तो ये असम में स्थित है। ठीक है, और मांगलेय द्वीप भी कहाँ है? तो असम में है। कहाँ है? असम में। किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, और बरौनी बिहार में पड़ता है, और ये विशाखापट्टनम चेन्नई वाले क्षेत्र में, और मुंबई हाईटेक पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है मुंबई हाईटेक। ठीक है, टूल किसके अंतर्गत आता है? तो पूंजीगत के अंतर्गत। ठीक है, गंधार कला मिश्रण थी, तो गंधार कला मिश्रण कहाँ पे थी? तो ये मूर्ति कलाओं और भारत और यूनानियों के शैलियों के द्वारा ये मिश्रण थी। किसके द्वारा मिश्रण थी? मूर्ति कलाओं और भारतीय और यूनानी शैलियों के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद गवान, कौन? मोहम्मद गवान के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था, तो ये बहमनी का था। कौन था? बहमनी का, यानी मोहम्मद गवान बहमनी के राज्य में का यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहमनी हो जाएगा। बहमनी के राज्य में एक प्रसिद्ध क्या था? वजीर और वकील था। कौन था? तो मोहम्मद गवान था। कौन था? मोहम्मद गवान। कहाँ का वजीर था? तो बहमनी का वजीर और वकील था। गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है जो क्या मेजर करता है? तो यह उपभोक्ता कीमत सूचकांक को मेजर करता है। ठीक है, यानी गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला सूचकांक क्या है? तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक बोलते हैं। ठीक है, अल्पाधिकार में होते हैं तो कुछ विक्रेता। अल्प माने कुछ होता ही है, तो अल्पाधिकार में कौन होते हैं? तो कुछ विक्रेता लोग होते हैं। ठीक है, तो कौन होते हैं अल्पा अधिकार में? तो कुछ विक्रेता। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, तो किसने किया था? उत्पाद और आय विधियों द्वारा। यानी भारत का राष्ट्रीय आय आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय उत्पाद और आय विधियों द्वारा। ठीक है, यानी उत्पाद और विधियों द्वारा आकलन किया जाता है किसका? राष्ट्रीय आय का। किसी उत्पाद फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होती है, तो सदा स्थिर और नियत होती है। क्या होती है? सदा स्थिर और नियत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी किसी उत्पाद फर्म के लिए, कौन सा? किसी उत्पाद फर्म के लिए अल्पकाल में यानी कुछ समय में नियत लागत को क्या बोलते हैं? तो सदा स्थिर और नियत बोलते हैं। ठीक है, फॉजिम विश्वास करता है तो एक दल की प्रणाली में। फॉजिम किस में विश्वास करता है? तो एक दल की प्रणाली में विश्वास करता है। कौन? तो फॉजिम। तो इसका ऑप्शन नंबर कट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? तो
चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि जिसका संविधान में उल्लेख है, कहाँ उल्लेख है, तो जिसका संविधान में उल्लेख है उसको संवैधानिक बोलते हैं, और जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है उसको असंवैधानिक बोलते हैं, यानी उसको क्या बोलते हैं, असंवैधानिक। जैसे योजना आयोग है, तो योजना आयोग क्या है, एक असंवैधानिक यानी गैर कानूनी है, ठीक है। नीति आयोग क्या है, तो ये भी एक क्या है, असंवैधानिक है। दोस्तों इसका ऑप्शन था वित्त आयोग, हम लिख देते हैं, यहाँ पे आ नहीं पाया है, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग, और एक चुनाव आयोग था। चुनाव आयोग, वित्त आयोग का उल्लेख 280 में है अनुच्छेद में, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग का भी चयन है, और चुनाव आयोग को जान ही रहे हैं कितना है, 324 में। आप समझ रहे हैं। बाकी ई जो है कर्मचारी चयन आयोग, ये असंवैधानिक है। क्या है, असंवैधानिक, यानी कर्मचारी चयन आयोग का उल्लेख किसी भी संविधान में नहीं किया गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, गैर संवैधानिक बोलेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है। कर्मचारी चयन आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है। और भी है, जैसे नीति आयोग हो गया, योजना आयोग हो गया, ये सभी असंवैधानिक है, ठीक है, क्योंकि इस सभी का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, यानी भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था, तो डी अल्मीडा था। कौन था, डी अल्मीडा, यानी पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था, तो ये डी अल्मीडा था, ठीक है। भारत वास्को डी गामा कब आया था, तो सन 1498 ईस्वी में। कब आया था, 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पे आया था, ठीक है। विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था, तो दास्ता का अंत, दास्ता का अंत को विलियम बेंटिक द्वारा लागू नहीं किया गया था, ठीक है। बाकी ठगी प्रथा को, सती प्रथा को, और सती प्रथा का इसमें और कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। और एक थे धर्म परिवर्तन में कारण असमर्थताओं के दूर करना, ये सभी विलियम बेंटिक का कार्य था। ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत, और धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना, ये सभी विलियम बेंटिक का काम था। जबकि दास्ता का अंत ये विलियम बेंटिक का काम नहीं था, यानी इन्होंने लागू नहीं किया था। किस चीज़ को लागू नहीं किया था, तो दास्ता का अंत। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था, तो कौन सा पेन प्रेरित किया था, तो सामान्य बुद्धि। कौन सा किया था, तो सामान्य बुद्धि। क्या किया था, तो सामान्य बुद्धि। दोस्तों आप खुद क्वेश्चन को देख रहे हैं कि किस लेवल में पूछा गया है, और ऐसे पूछे जाते हैं और हम लोग इससे वंचित हो जाते हैं। तो जो भी हम वीडियो करा रहे हैं वो पूरा ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, लेवल समझ में आएगा किस तरह से पहले के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अभी किस तरह से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है, तो ये कौन से हैं, तो ये देवदार। देवदार एक पर्णपाती है जो जाति वृक्ष से, यानी जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो कौन वृक्ष है, तो वो देवदार वृक्ष है। कौन से, देवदार वृक्ष। बाकी चंदन काष्ठ ये जाति से संबंधित है, सागौन जाति से है, साल जाति से। बाकी जो देवदार है ये जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है। कौन से, तो देवदार। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा क्या है, तो ये जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। कौन सी मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी। मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, एक खादर और एक बांगर, जिसको जलोढ़ और नई मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। ये मूल रूप से उत्तरी भारत में, बिहार में आइएगा तो उत्तरी बिहार में सबसे अधिक, यानी पानी वाले क्षेत्र में जहाँ सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित होते हैं, उस इलाके में ये दो मिट्टियाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी में जैसे कपास की खेती, चाय की खेती, है ना, थोड़ा मोड़ा गेहूँ की खेती, ये सब जलोढ़ मिट्टी में की जाती है। और जो पुरानी मिट्टी जो होती है उसमें धान की खेती और चना हो गया, ये सब का खेती की जाती है। लेकिन इसमें धान की खेती सबसे अधिक मात्रा में होती है, जबकि जलोढ़ मिट्टी में नए नए फसल आप लगाइएगा कोई भी, तो ये नए नए खाद के रूप में, यानी इसकी मिट्टी जो है जब भी आती है बाढ़ तो उर्वरक के रूप में तैयार हो जाती है, इसलिए इसमें पैदावार अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। और काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, तो रेगुन मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुन मिट्टी। लाल मिट्टी तो इसके कारण से होता है, तो इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है, ठीक है। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें कहलाती हैं, तो जलभर यानी जलभृत कहलाती है। कौन सी कहलाती है, तो जलभृत कहलाती है, यानी जलभर कहलाते हैं, ठीक है। तो प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें क्या कहलाती है, तो जलभर चट्टानें कहलाती है, ठीक है।
परामर्शदासी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व तत्व पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को यानी उच्चतम न्यायालय को भेजा जाता है कि आप जनता को परामर्श दीजिए। ठीक है, तो परामर्श किसके द्वारा भेजा जाता है? तो राष्ट्रपति यानी भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट का संविधान में कितने में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 52 से 62 तक। ठीक है, अब कोई बोलेगा 62 कैसे है? तो 62 में पद की रिक्तता है, यानी अगर राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया या फिर किसी कारण से नहीं है, यानी कोई भी स्थिति में अगर राष्ट्रपति एब्सेंट है तो उनकी स्थिति पे उपराष्ट्रपति जो रहते हैं जिसको वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं वही इनके स्थान पे कार्य करते हैं। ठीक है, और 52 में उल्लेख किया गया कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, अब राष्ट्रपति आया तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा कौन से? तो राज्यसभा को कितनी समय दिया जाता है? तो 14 दिन। और धन विधेयक एक ऐसा बिल है जो इस पर पास होने के पहले राष्ट्रपति का सहमति मिल जाता है, तो इसलिए ये 14 दिन रखे या नहीं भी रखे राज्यसभा फिर भी पास इसको कर दिया जाता है, क्योंकि जिस विधेयक पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है तो उस विधेयक को रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। ठीक है, ये लोकसभा से पास हो जाता है और इसके राष्ट्रपति सहमति दे देते हैं तब इसको पास कर दिया जाता है और राज्यसभा को सहमति के लिए भेजा जाता है। अगर इसमें सहमति कोई अड़चन लगाता है राज्यसभा फिर भी इसको धन विधेयक को पास कर दिया जाता है। ठीक है, और सामान्य बिल को रोक सकता है, यानी सामान्य बिल होगा उस पर सहमति राष्ट्रपति की नहीं होती है, उस पर लोकसभा अगर पास कर दिया तो राज्यसभा उसको 14 दिन या फिर उससे अधिक दिन पर रोक सकता है, यानी पुनः उसको विचार करने के लिए भी भेज सकता है। ठीक है, राज्यसभा के पावर इतना पावर है। ठीक है, अब धन विधेयक आया है तो चलिए इसका उल्लेख कर लेते हैं। धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में है, जबकि परिभाषा यानी धन विधेयक की परिभाषा पूछे तो अनुच्छेद 109 में है। परिभाषा कहे तो 109 और धन विधेयक का उल्लेख कहेगा तो अनुच्छेद 110 में। ठीक है, राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद कितना में है? तो 80 में है, और लोकसभा का उल्लेख कितना में है? तो 81 में है। ठीक है, ये लोकसभा को जनता का सदन बोला जाता है लेकिन ये जनता का सदन नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं तो संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सदन के यानी संसद के दोनों लोकसभा राज्यसभा से निर्वाचित 2 सदस्य हैं। ठीक है, मनोनीत नहीं, और विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन 2 याद रखिएगा, 2 केंद्र शासित जैसे दिल्ली और पुदुचेरी, 2 ऐसे वहाँ के विधानसभा हैं जहाँ के विधानसभा से निर्वाचित सदस्य होते हैं, उसमें भी राष्ट्रपति का पार्टिसिपेट करते हैं चुनाव में। ठीक है, तो ये टोटल कितने भाग लेते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य साथ में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। किसके चुनाव में? तो राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति का चुनाव एक अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का वेतन की बात करें अभी वर्तमान में तो 5 लाख है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालीन नहीं है? चलिए इसका ऑप्शन हम दिखाते हैं। फर्स्ट है बाल दिवस, गांधी जयंती, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और शिक्षक दिवस। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, क्योंकि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसी के जन्मदिन पर नहीं मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बाल दिवस आया है तो कुछ बात कर लेते इस पर। तो बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर मनाया जाता है, जन्मदिन मनाया जाता है, जबकि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 14 नवंबर को। ठीक है, और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो रैंड है। दक्षिण अफ्रीका मुद्रा का क्या नाम है? तो रैंड है। तो दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा क्या नाम है? तो रैंड है। और दिरहम की बात करें तो दिरहम कहाँ की मुद्रा है? तो मोरक्को की है। कहाँ की है? मोरक्को की है। और एक है रियाल। रियाल 2 देशों का मुद्रा है। कहाँ का? तो ईरान का मुद्रा का क्या है? तो रियाल है, जबकि सऊदी अरब का भी मुद्रा रियाल है। कहाँ का? सऊदी अरब और ईरान का। दोस्तों ये रहा टोटल 25 क्वेश्चन और ये सेकेंड पार्ट है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।